चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इसके लिए टाइम पीरियड आप इसका लिख लो, मौर्यन एम्पायर का 323 ईसा पूर्व से 323 बीसी से 184 बीसी तक, इतने समय तक मौर्यन एम्पायर रहा है ना। अब इसमें देखो, मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है ना, कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, या कौन कौन रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थी, इसके बारे में। जैसे लिटरेरी, देखो हम लोगों ने देखा कि इतिहास में तीन तरीके के स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के। एक तो साहित्यिक सोर्स, कोई लिटरेरी एविडेंस मिले, यानी कोई किताब हो जिसमें इस बात सबका जिक्र हो, कहीं कुछ लिखा हुआ हो। तो लिटरेरी लेवल पर हम लोगों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, एक तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इस समय का, जो इसके बारे में जानकारी देता है ना। दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर बाद में कई लोगों ने भाष्य लिखे, कमेंट्रीज लिखी, तो वो कमेंट्रीज में भी हमें खूब जानकारी मिलती है। जैसे विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, एक किताब का नाम है, ये कौटिल्य के ऊपर एक भाष्य है, कमेंट्री है, उससे भी हमें पता चलता है मौर्य उसके बारे में। फिर सोमदेव नामक एक आदमी हुए, उन्होंने मुद्रा राक्षस के ऊपर भाष्य लिखा, इसका नाम था कथा सरित सागर। इससे भी पता चलता है ना। फिर मौर्यों के बाद सुंग पीरियड में, जब मौर्यों के बाद सुंग पीरियड आएगा, अभी हम लोग देखेंगे, उसमें पुष्यमित्र सुंग के समय में पतंजलि, उनके दरबार के एक बहुत बड़े महर्षि थे, उन्होंने महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। तो पतंजलि के महाभाष्य से भी जानकारी हम लोगों को मिलती है मौर्यों के बारे में। ठीक है, ये लिटरेरी रिसोर्सेज थे। अच्छा, कुछ बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है, कुछ जैन ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, भद्रबाहु के साथ वो चले गए थे। तो फिर भद्रबाहु का कल्प सूत्र इस बारे में जानकारी देता है। भद्रबाहु ने एक किताब लिखी, कल्प सूत्र, जैन धर्म की एक इंपॉर्टेंट बुक है, वहां से जानकारी मिलती है। एक और जैनिस्ट एक राइटर हुए, हेमचंद्र, उन्होंने परिशिष्ट पर्वन नामक किताब लिखी, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जैन धर्म की दो किताबें हैं जिनसे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्धिज्म के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथों से, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो और इसी समय जब आ, जब मौर्य थे, और ये मौर्यों का टाइम पीरियड था, उसी समय श्रीलंका में दीपवंश और महावंश नामक दो ग्रंथों की रचना हो रही थी। सबसे पहले दीपवंश लिखा गया, फिर बाद में महावंश लिखा गया। ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, इनसे भी उनके बारे में जानकारी मिलती है मौर्यों के बारे में, क्योंकि ये अशोक के समय में लिखे गए थे, जब अशोक रूल करते थे। तो इसलिए मौर्यों के बारे में लिटरेरी रिसोर्सेज से खूब मिलता है। इवन अगर हम लोग कहें तो मौर्यों के बारे में जानकारी लिटरेरी रिसोर्सेज और फॉरेन ट्रेवलर्स के डिस्क्रिप्शन से खूब मिलती है। पुरातात्विक स्रोत हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा जानकारी देते नहीं, लेकिन अशोक के बारे में वो ठीक ठाक जानकारी देते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जैसे अशोक के अभिलेखों से उसके बारे में खूब जानकारी मिलती है, मौर्यन पीरियड के बारे में कुछ, अशोक के सिक्कों से कुछ जानकारी मिलती है मौर्यन पीरियड के बारे में।
तो ये वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें पहली लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से लिखना। अब सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मण साहित्य, फिर देखेंगे बौद्ध धर्म का साहित्य, और फिर देखेंगे जैन धर्म का साहित्य। इन तीनों धर्मों के साहित्य से हमें जानकारी मिलती है मौर्यास के बारे में। ठीक है, अब ये जो किताबें हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मिलती है सबसे इलाबोरेटेड लेवल पर, वो अर्थशास्त्र से मिलती है, क्योंकि कौटिल्य ने लिखा और चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो फिर, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य शिल्प था, स्टेट क्राफ्ट था, वो पूरे का पूरा चाणक्य के विचारों के ऊपर ही आधारित था। चाणक्य के विचारों को ही कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इंस्टीट्यूशन बिल्डअप किया उन्हीं के विचारों के आधार पर। इसीलिए ये पहली प्रमाणिक राजनीतिक पुस्तक भी मानी जाती है भारत में। पॉलिटिकल साइंस की ये पहली बुक मानी जाती है, अर्थशास्त्र। राजनीति की किताब है ये, पहली किताब है। अर्थ का मतलब होता है भूमि, और शास्त्र का मतलब होता है उससे संबंधित कोई भी सिद्धांत। जब भूमि से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, अब भूमि से संबंधित माने कि भूमि को एक्वायर करने से संबंधित कोई भी सिद्धांत है वो इस किताब में है ना। तो राजनीति से संबंधित सिद्धांत है, तो ये राजनीति की पुस्तक है। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, ये तो हुए लिटरेरी रिसोर्सेज। लिटरेरी रिसोर्सेज भी इंडियन लिटरेरी रिसोर्सेज, भारत के जो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब कुछ विदेशी भी भारत आए मौर्यों के समय में, उन्होंने भी भारतीयों के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। और विदेशियों में सबसे इंपॉर्टेंट थे यूनानी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साम्राज्य की स्थापना की उस समय भारत में यूनानियों का साम्राज्य था, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। अलेक्जेंडर चले गए थे लेकिन अपना राज्य जो था वो फिलिप को दे गए थे। तो उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी उस पर यूनानी थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ने यूनानियों को हराया, और यूनानियों को हराकर उत्तर पश्चिम को उनके हाथ से छीन लिया या आजाद कर दिया, कह सकते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला मुक्तिदाता भी कहते हैं, फर्स्ट लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसे इतिहास में। मैं ये लिखवाऊंगा, पूछा गया है एग्जाम में। फिर होता उस समय पुराने टाइम में, प्राचीन काल की ये परिपाटी थी, प्राचीन काल की भी या मध्य काल की, कि जो राजा दूसरे राजा को हराता था तो उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। तो चंद्रगुप्त के यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध बने। तो फिर यूनानी जो दार्शनिक थे, यूनानियों की कोर्ट में, या जो यूनानी कभी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए राजदूत के रूप में, उन्होंने कुछ लिखा मौर्यास के बारे में। जैसे मेगस्थनीज एक इंपॉर्टेंट पर्सन था जो इस समय आया और उसने अपनी किताब इंडिका लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, नियार्कस, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। ठीक है, और यूनानी जो लेख थे उनमें चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोट्स मिलता है। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स के द्वारा की गई, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी अंग्रेजों के टाइम में। हमने ये मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है पहले। विलियम जोन्स उनसे रिलेटेड थे। उन्होंने ही सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की सेंड्रोकोट्स के नाम से यूनानी लेखों में। और विलियम जोन्स के एक दोस्त थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने सबसे पहले
अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में उन्हें सफलता मिली, क्योंकि वो अभिलेख पाली भाषा में लिखे हुए थे। पाली, हाँ पाली मेन है, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही थी, तो पाली भाषा में थे या खरोष्टी में थे या अरमाइक में थे या यूनानी में थे। इन सब में पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनानियों के संबंध भारत से बने और उन्होंने मौर्यों के बारे में ठीक ठाक जानकारी उनसे हम लोगों को मिलती है। तो अब आप सैंड्रो कोट्स, स्ट्रैबो और जस्टिन ने लिखा। दो और राइटर थे यूनानी, एक का नाम एरियन था, दूसरे का नाम प्लूटार्क था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही एंड्रोकोट्स लिखा, नाम लिखा केवल उसका एंड्रोकोट्स। इसलिए इन चार लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम दिए। दो ने सैंड्रोकोट्स कहा और दो ने एंड्रोकोट्स कहा अपने लेखों में। बाद में विलियम जोन्स एक जो राइटर हुए, राइटर क्या स्कॉलर थे विलियम जोन्स, आधुनिक भारत के, मॉडर्न इंडिया के टाइम में जब अंग्रेज इंडिया आ गए थे उस समय, उन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की कि ये वो राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये वही किंग है जिसने भारत में एक ऑल इंडिया लेवल पर एम्पायर बनाया था। ठीक है, अब कुछ आया समझ? यस, थैंक्स। अब आप नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त, मतलब कुछ और भी है अब, अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप, है ना, शक एक रूलर थे, क्लान था, एक वंश था, महाक्षत्रप माने उसका राजा। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वी ऑल्सो फाउंड इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्याज from the Junagadh inscription of Shak rulers रुद्रदामन, है ना। देखो क्या जानकारी है, रुद्रदामन जूनागढ़ माने आज का गुजरात वाला एरिया, तो राजस्थान, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, ये यहां पर रूल करते थे शक। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन। इन्होंने जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखवाया, जूनागढ़ में एक झील का निर्माण करवाया था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि जूनागढ़ ये वाला एरिया वाटर डेफिसिट एरिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले यहां पर एक झील का निर्माण करवाया। बाद में कई सारे मौर्य रूलर्स ने उस झील की मरम्मत कराई। रुद्रदामन ने भी सबसे बाद में उसकी मरम्मत करवाई थी, उस झील को पुनरुद्धार कराया था, यानी फिर से उसकी साफ सफाई करा के और ठीक कराया था, जिससे पानी की किल्लत दूर हो जाए। और इस बात की जानकारी उसने एक अपने अभिलेख में लिखी ये सारी। तो फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी जानकारी हम लोगों को मिलती है जो रुद्रदामन का है, मौर्याज के बारे में। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मौर्यों के चांदी के और तांबे के सिक्के भी मिलते हैं मौर्य काल के, उनसे भी कुछ जानकारी मिलती है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो एक बात है ना, अब ये हुआ वो स्रोत जिन जिन से हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में मौर्याज के। देखो सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो मगध का मतलब मौर्यों से पहले
कि मगध के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है, चाहे तो बौद्ध स्रोतों से मिलती है चाहे जैन स्रोतों से मिलती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत कम मिलते हैं। लिटरेरी रिसोर्सेज तो मिलते हैं मौर्यों से पहले के काल के, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सीमित ही हैं। पर मौर्यों के काल के बाद या मौर्यों के काल से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें ठीक ठाक मिलते हैं, और उसका कारण ये है कि अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया है भारत में, वो शुरू तो हो गई थी ईरानियों के समय में, जब ईरानी इंडिया आए, क्योंकि दारा ने सबसे पहले अभिलेख लिखा। बेहिस्तून अभिलेख जो है दारा का, वो सबसे पुराना है। बाद में मौर्य रूलर्स ने और स्पेशली अशोक ने दारा से ही सीखकर और अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। और ये अब इंस्क्रिप्शन जितने भी हैं अशोका के, इसीलिए ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में है इतिहास को जानने के लिए। ये इतिहास के मेंस, यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है ना इतिहास का, हिस्ट्री ऑप्शनल का, उसमें ये क्वेश्चन आता ही है। एक साल छोड़कर एक साल ये ट्रेंड है कि ये सवाल पूछा ही जाना है अशोक के अभिलेखों के बारे में, चाहे तो उनका सिग्निफिकेंस पूछ ले, चाहे उनके बारे में जानकारी पूछ ले, चाहे उसके ऊपर टिप्पणी लिखने को आ जाए, चाहे इतिहास में योगदान पूछ ले, चाहे जिस फॉर्म में भी आए, लेकिन अशोक के अभिलेख आते ही हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंस है इनका इतिहास में इंडिया के। आगे हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि प्रिलिमिनरी में भी इससे क्वेश्चन आता है 100%। एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में, इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में, अशोक के अभिलेखों से या फिर मौर्यन पीरियड से। अमूमन अशोक के अभिलेखों से आता है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, मैच मेकिंग में पूछ लेते हैं। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इनके बारे में लिखते हैं पहले। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से रूलर ये बने। हुआ यही कि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, नंद वंश का अंतिम रूलर था धननंद, जैन धर्म के मानने वाले थे। नंद रूलर्स ज्यादातर जैन धर्म के प्रमोटर थे। चाणक्य ब्राह्मण धर्म को प्रमोट करने वाले थे। तक्षशिला के एक बहुत बड़े विद्वान थे, और तक्षशिला केंद्र था उस समय ब्राह्मण धर्म का। तो फिर उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से और धननंद को हराया, और फाइनली 25 वर्ष की आयु में जो चंद्रगुप्त हैं वो मगध के शासन पर बैठे। देखो, ये वो पर्सन नहीं थे जिन्होंने स्क्रैच से किसी एम्पायर को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्क्रैच से शुरुआत नहीं की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को तो बना बनाया मिला एम्पायर। बस इन्होंने कितना भर किया उसमें कि दो काम किए इन्होंने। एक तो इन्होंने दक्षिण भारत को जीतने का काम किया, विंध्याचल पर्वत को पार करके, और दक्षिण के राज्यों को इन्होंने जीता, मगध में मिलाने का काम किया। और दूसरा, उत्तर पश्चिमी से यूनानियों को भगा दिया। ये माना जाता है कि सीरिया तक, जो आज का सीरिया है, वो मौर्य साम्राज्य के अंडर में था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत। उत्तर पश्चिम में बिहार से लेके आप देखो, है ना, मगध यानी पटना से लेके और सीरिया तक का एरिया, अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो इतना बड़ा एरिया। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कश्मीर से लेके और कर्नाटक तक का जो क्षेत्र था, वहां तक के बारे में जानकारी मिलती है। वो भी मौर्यन पीरियड में या मौर्यन साम्राज्य के अंतर्गत था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत था। अब नेक्स्ट देखना अगले पॉइंट से, पहले सुनना। देखो, चाणक्य ने इन्हें बनाया तो था रूलर इसलिए कि ये ब्राह्मण धर्म का उत्थान करेंगे। शुरुआत में इन्होंने ये किया भी, लेकिन बाद में ये चाणक्य के विचारों से स्वतंत्र हो गए थे, और फाइनली ये जैन धर्म के प्रमोटर हो गए थे। इसलिए ब्राह्मण साहित्य में, जिनका हम लोगों ने जिक्र किया, जैसे ब्राह्मण साहित्य में, पुराणों में
इन्हें शूद्र माना गया है, मौर्यास को। ये कहा गया है कि ये शूद्र थे, मुरा जाति के थे। मुरा जाति जंगलों में निवास करने वाली होती है, जो कि शूद्र थी उनके हिसाब से। लेकिन जैन और बौद्ध जो दोनों ही मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं, और कारण भी उसका यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जो अ, अशोक है वो बौद्ध धर्म के प्रमोटर थे। तो तीनों अलग अलग इनको मानते हैं। फाइनली अंतिम रूप से इतिहासकार ये मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे, क्योंकि जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई तो बाद में भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हीं को लेकर स्तूप बनाए गए थे। तो इन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त किया। एक क्षत्रिय का अवशेष क्षत्रिय प्राप्त कर सकता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है। तो इसलिए ये क्षत्रिय ही माना गया इन्हें। तो अगले पॉइंट में, अब अगले पॉइंट से लिखना। अब इन्होंने विजय कौन कौन सी की? तो सबसे पहले तो इन्होंने, ये एक यूनानी राइटर है प्लूटार्क, उन्होंने लिखा ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना इकट्ठी की और उससे पूरे भारत को जीत लिया। तो एक तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले पूरे इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया, विंध्याचल को पार करके, और दक्षिण के राज्यों को जीतने वाले पहले पहले राजा थे। मैसूर तक इनका अंडर में था, कर्नाटका तक। क्योंकि फाइनली जब ये इनकी इन्होंने सल्लेखना से अपने शरीर को त्यागा तो श्रवण बेलगोला में ही त्यागा, जो कि मैसूर कर्नाटक में था। तो आप अगले पॉइंट से लिखना। अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। जब इन्होंने ये कर लिया तो फिर अब ये यूनानियों की तरफ मुड़े, और 305 में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर उस समय सीरिया के राजा थे। बेबीलोन माने आज का सीरिया। हालांकि बेबीलोन का मतलब है इराक, इस समय का इराक जो है, लेकिन इसके अंतर्गत सीरिया वाला एरिया भी आता था। वहां के रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, और वहां से रूल करते थे ये, और उत्तर पश्चिमी भारत का हिस्सा इनके अंतर्गत था। यानी पंजाब तक का जो एरिया था, सिंधु नदी के पश्चिमी पश्चिम का भाग, वो इन्हीं के अंतर्गत था। तो इन्होंने सेल्यूकस को हराया। और बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया माने आज का अफगानिस्तान, बल्ख वाला एरिया, यानी बल्ख, और आप समझिए कि उज्बेकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र पूरा, इसको जीत लिया। और इसको जीतते जीतते इराक तक का एरिया इनके अंडर में था, इराक सीरिया तक का एरिया, ठीक है। तो इन्होंने फिर वैवाहिक संबंध भी बनाए यूनानियों से, और जब हरा दिया था सेल्यूकस को, तो फिर सेल्यूकस से इन्हें एरिया, एरिया माने हेरात, ये प्रांत का नाम है, ये यूनानियों के प्रांत का नाम है एरिया। एरिया माने हेरात, अराकोशिया माने कंधार, जेड्रोशिया, जेड्रोशिया माने आज का कराची, है ना, सिंध बलूचिस्तान वाला पूरा एरिया। और दूसरा है, मतलब सबसे लास्ट वाला है, इसको कहते हैं पेरी पे निशदाई, काबुल वाला क्षेत्र। यानी आज का पूरा अफगानिस्तान का एरिया, ईरान तक, ये इनके अंडर में था, ठीक है। ये सब इन्हें ईरानियों से, यूनानियों से मिला। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर, सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलेना, हेलेना विद चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अच्छा, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना गया भारत में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी। दो अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोग आपस में विवाह संबंध में बंधे थे।
अगले पॉइंट से लिखना। अच्छा, प्लूटार्क ने इसमें यह भी बताया कि दहेज भी लिया दिया गया था, और जो सेल्यूकस थे उन्होंने ये 4 प्रांत दहेज में दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनके अभी मैंने नाम बताए, लिखेंगे इनके नाम अभी। और एक राजदूत दिया, मेगास्थनीज। देखो, यूनानी जो फिलोसफर्स थे ना, वो बड़े अच्छे माने जाते थे उस समय, है ना। प्रकांड विद्वान होते थे यूनानी फिलोसफर्स, तो इनकी बड़ी मांग थी। यूनानी फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स ऐसे ही नहीं जाते थे किसी के कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से जाते थे। लेकिन सेल्यूकस ने भेजा अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसका नाम था मेगास्थनीज। ये एक अच्छे दार्शनिक थे। इन्होंने भारत के ऊपर एक किताब लिखी, इंडिका। और इसके बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले बनारस में जाके संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत को पढ़ा, यहाँ की लोकल भाषाओं के बारे में जानकारी ली, और फिर उसके बाद इन्होंने इंडिका में कुछ कुछ बातें लिखी। ये इंडिका जो ग्रंथ है मेगास्थनीज का, ये बहुत प्रमाणिक माना जाता है एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी को लेकर। तो ये तो सेल्यूकस ने दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया सेल्यूकस को एक गिफ्ट। उन्होंने 500 हाथी दिए उपहार में, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथियों के दम पर ही। तो यूनानी हाथियों से बड़े आकर्षित होते थे, क्योंकि बहुत पावरफुल होते थे, हाथियों से आकर्षित भी होते थे और डरते भी बहुत ज्यादा थे। तो फिर हाथियों को ही गिफ्ट में यूनानियों ने रिसीव किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए उन्हें।